कर देंगे, लेट्स सी क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भैया कल की क्लास हमने क्या कवर किया था सर? कल की क्लास हमने कवर किया था ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेट सॉरी एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर किए थे। एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कवर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो खुशी की खबर यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर बस पीएमडीसी ने एक ही स्टेटमेंट लिख के दी है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ गर्ज नहीं है, कुछ नहीं मालूम करना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं और कहाँ पर होते हैं। तो भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये वैसे तो बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन सही से पता होनी चाहिए। हर आए गए एलिमेंट को, हर चलते फिरते एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। तो सबसे पहले जब हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मौजूद हो? डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में मौजूद हो। वो एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या होता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन कहां पर होने चाहिए सर? डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए, एफ ब्लॉक में होने चाहिए। साथ 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 ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी कंडीशन है वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? एलिमेंट्स डू डी और डी ट्रांजिशन या फिर एफ और एफ ट्रांजिशन। सर ये बहुत भारी भारी बातें आप एक साथ किए जा रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? एफ और एफ ट्रांजिशन करते हो तो ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसकी तीसरी और आखिरी इससे जुड़ी हुई बात आती है, वो कहती है पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स। पार्शियस बेटा भी क्लास स्टार्ट हुई है। पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, पार्शियली कह लें या इसको पार्शियली के अलावा आप हाफ फिल्ड भी कह सकते हैं। पार्शियली और हाफ फिल्ड डी और एफ ब्लॉक। जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहले डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन समझे। देखिए जी, हर वो एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन करता है, मतलब डी ऑर्बिटल में एक जगह से दूसरी जगह जंग छलांगे लगाता है, और साथ साथ वो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल पार्शियली या हाफ फिल्ड है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको नहीं कहते, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ना कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको नहीं कहते, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं इस पर जितनी तकरीर कर लूं वो करना बेकार है। ट्रांजिशन एलिमेंट दो हिस्सों में टूट जाते हैं। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए तो वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं। एक होता है टिपिकल और दूसरा होता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक को हम कहते हैं टिपिकल, दूसरे को हम कहते हैं नॉन टिपिकल। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब बात की जाएगी तो जरा बेटा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। हर वो एलिमेंट हर वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो, हर वो मेटल का एटम, हर वो एलिमेंट, बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं कहीं आगे नहीं जा रहा, टेंशन मत ले, मैं सारी बातें रिपीट करूंगा, अभी मैं 3 से 4 बार रिपीट करूंगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है।
तो व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि हर वो एलिमेंट जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो, किसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को। अब सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखेंगे, हौसला रखिए। स्ट्रिक्टली फॉलोस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको हम कहते हैं सर, ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। हर वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो वो कहलाता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर, हर वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो, डज नॉट फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी जरा फोकस होके सुनिएगा। सर यहां पर आपने दो एलिमेंट लिखे, एक एलिमेंट आपने लिखा आयरन, एक एलिमेंट आपने लिखा आयरन, और एक एलिमेंट आपने लिखा सोडियम। फिलहाल मेरी नॉलेज से ही सुनिएगा। सर आयरन जो है, Fe, आयरन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो ये क्या कहलाएगा सर, जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो ये कहलाएगा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। मेक सेंस, मेक सेंस। सर क्या सोडियम, सोडियम क्या कहलाएगा सर, सोडियम को ना आप टिपिकल कहोगे ना आप नॉन टिपिकल कहोगे, क्योंकि सोडियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन फैमिली। सोडियम एस ब्लॉक का मेंबर है। व्हाट आई वांट टू से, यहां पर बड़ी काम की बात कह रहा हूं, गोल्डन बात कह रहा हूं। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा जो डी और एफ ब्लॉक का मेंबर हो, एक ऐसा एलिमेंट जो डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल मतलब डी ब्लॉक मतलब एफ ब्लॉक का मेंबर हो, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मेंबर होने के बावजूद वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसको फॉलो ना करे, उसको आप कहते हो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के घर पे रहते हुए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ओबे ना करे, दिस इज कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट से सर, कैसे ऐसा हो सकता है, आइए भी बता देते हैं। भाई जिंक एक बंदा है, जिंक एक बंदा है जिसका एटॉमिक नंबर है 30। जब एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 होगी, 1s2 होने के बाद 2s2 होगी, 2s2 होने के बाद 2p6 होगी, 2p6 होने के बाद 3s2 होगी, 3s2 होने के बाद 3p6 होगी, 3p6 होने के बाद 4s2 होगी, 4s2 होने के बाद 3d10 हो जाएगा। अब गौर से अगर आप देखेंगे ना, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका जो डी ऑर्बिटल है, इसका जो डी ऑर्बिटल है, जो इसका डी ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे बताइए कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, या पार्शली फिल्ड है। जिंक का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, जिंक का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कैसा फील्ड नजर आ रहा है आपको मेरा बेटा, सर वो नजर आ रहा है कंप्लीटली फील्ड। जब कंप्लीटली फील्ड होगा तो ये डी और डी ट्रांजिशन नहीं करेगा। जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ये डी और डी ट्रांजिशन नहीं करेगा, डी ऑर्बिटल में छलांगे नहीं मारेगा इसका इलेक्ट्रॉन। जब ये डी और डी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। या आसान लफ्जों में, या आसान लफ्जों में ये तीन एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तीन एलिमेंट्स बता रहा हूं। जिंक होता है, जिंक के नीचे, जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 के बराबर होता है। जिंक के अलावा कैडमियम होता है, एटॉमिक नंबर 48 के बराबर होता है। कैडमियम के अलावा मर्क्यूरी होता है, एटॉमिक नंबर 80 के बराबर होता है। इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हौसला रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है सर, ये आपके नॉन टिपिकल, नॉन टिपिकल और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं।
नॉन टिपिकल और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की। आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या हुई? सबसे पहली डेफिनेशन सर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में आता हो। क्लियर है? पॉइंट नंबर वन क्लियर। सर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन परफॉर्म करे या एफ एफ ट्रांजिशन परफॉर्म करे। सर डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? आपको ये बात तो पता है ना, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि डी ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? डी ऑर्बिटल के अंदर एक्चुअल में होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल के अंदर की क्या होती है? हकीकत होती है। डी के अंदर मजीद 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। वो 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में छलांग लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन और एटम या इलेक्ट्रॉन कब करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन कब करेगा? जब या तो वो पार्शियली फिल्ड हो या तो वो हाफ फिल्ड हो। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो डी और डी ट्रांजिशन नहीं करेगा। जब वो डी डी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में शक्ल जो बनी हुई होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो शक्ल बनाने की मैं अभी जरूरत नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, आ जाओ भैया। बेटा एक मिनट, मैंने होल्ड किया हुआ है, फर्स्ट रखिएगा। ये बहुत ही बुरे पिक्सल्स में आई है पिक्चर। मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई थी, वो भी मिल नहीं रही। वैसे मैं लैपटॉप चेंज हुआ ना तो चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, वो मैंने सही करनी है इंशाल्लाह जल्दी। ये लोग अच्छे लोग हैं, इनकी तस्वीर अच्छी फिर बेहतर है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आपको अब मेरी पिक्चर क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो अब जरा गौर से आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर अब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें ये आपका पीरियोडिक टेबल है कंप्लीट। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो येलो हाईलाइटेड लोग हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है वो कहाँ पर होता है? वो एस ब्लॉक, दिस इज योर एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक है, और दिस इज योर पी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान होता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान जो आते हैं वो कौन से आते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके अलावा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं वो दिखाते हैं। अब अगर आपको पता है ये पीरियड होते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, ये सोडियम वाला थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, दिस इज योर सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवेंथ पीरियड। तो ये जो फोर्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, इस फोर्थ पीरियड के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उसको आप कहते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो फोर्थ पीरियड के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं इसको हम कहते हैं
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो फिफ्थ पीरियड के अंदर आते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और जो सिक्स पीरियड के अंदर आते हैं इसको हम कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है। आइए देखिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। अगर आप गौर से देखें, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पर खत्म होती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट आते हैं, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही हमारे कोर्स का पार्ट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं, विच इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21 और एंडिंग टू जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30 का होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज वाइट्रियम से स्टार्ट होती है, और वाइट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है, मजीद 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसके बाद ये खत्म होता है जाके कैडमियम पे हैविंग एटॉमिक नंबर 48। और लास्ट वन स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57। इसके बाद लेंथेनम के बाद 57 के बाद एक्चुअल में 58 आना होता है, लेकिन यहां पर इनर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो इनर ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। लेंथेनम स्टार्ट होता है 57 से, खत्म होता है मर्क्यूरी के ऊपर, मर्क्यूरी हैविंग एटॉमिक नंबर 80। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर होता है 80 के बराबर। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, दिस इज योर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और दिस इज योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आप समझिएगा बात को। आपको ये बात पता है कि एक ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स, अब बेटा मेरी बात को समझिएगा, अभी फिलहाल ये समझ में आया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैप आपके जहन में बन गया पीरियोडिक टेबल का। ट्रांजिशन सीरीज का मैप आपके जहन में बन गया कि पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब क्या है। इज इट क्लियर? आप लोग बता सकते हैं। भूल जाइएगा ऊपर मैंने कुछ बातें कही है, मैं रिवाइज करता हूँ। ठीक है, भूल जाइएगा ऊपर कुछ बातें कही है, मैं उसको रिवाइज करता हूँ। ठीक हो गया, मेक सेंस। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, फोर्थ वाले को हटा दें, फोर्थ वाले को हटा दें, बस थर्ड तक ही रखें, थर्ड तक रखें, फोर्थ को हटा दें। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सारे रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, तो हम इसलिए इनकी बातें नहीं करते ना। ये जो फ्रेंसियम से स्टार्ट होती है कहानी, तो हम इसकी बात ही नहीं करते, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं। अब जरा समझिएगा बात को, अभी कंफ्यूजन कंफ्यूजन सब छोड़ दें। ये फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सबको क्लियर हो गई। फर्स्ट ट्रांजिशन का मतलब 20, यस यस, ये बेटा याद रखनी है, ये तीनों नंबर्स याद रखने हैं कि फर्स्ट स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, खत्म होती है जिंक पे, सेकंड स्टार्ट होती है वाइट्रियम से, खत्म होती है कैडमियम पे, थर्ड स्टार्ट होती है फ्रॉम लेंथेनम से, और खत्म होती है मर्क्यूरी के ऊपर। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, आइए देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अब डेफिनेशन समझ में आएगी। अब भूल जाइएगा मैंने शुरू में कुछ पढ़ाया था, हटा दें उसको। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। 21 का मतलब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं आती तो बेटा वो अपने लिए दुआ करे, और सर के लिए भी बहुत सारी दुआ करे, क्योंकि अब ये वो टाइम गुजर गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं आती तो वो अपने लिए और सर के लिए, दोनों के लिए दुआ करे। अब जरा इसको गौर से देखिएगा, अब जरा इसको देखिएगा, इसका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम का, वो कहां पर आ रहा है? सर 3D1 में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? 3D1 के अंदर आ रहा है। स्कैंडियम के बाद कौन होता है सर? नेक्स्ट एलिमेंट होता है टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद कौन होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होती है, और बिल्कुल सेम होने के बाद आखिर में बस क्या आ जाता है? 4s2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बेटा अभी मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा, अभी कुछ ना लिखें, अभी सिर्फ फोकस करें, जब पूछूंगा तो लिखिएगा, अभी कुछ ना लिखें, अभी मैं नहीं सुन रहा। 4s2 कॉमा 3d2, 4s2 कॉमा 3d2। व्हाट आई वांट टू से कि आप सिर्फ मुझे डी ऑर्बिटल को देख के बताइए। ऑर्बिटल की तीन किस्म की फिलिंग होती है, या तो आपका ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, या तो आपका ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, या आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, या आपका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है।
मुझे सिर्फ ये देख के बताइए, यहाँ पर जो आपका ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, या पार्शियली फिल्ड है? सर सबको नजर आ रहा है पार्शियली फिल्ड है। जब ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने ही अंदर छलांगे लगाता है, एक ओरिएंटेशन से दूसरे ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह। क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं और एक बंदा रह रहा है। तो वो एक बंदा कभी किसी कमरे में रहेगा, कभी किसी कमरे में रहेगा, कभी किसी कमरे में रहेगा, इस तरीके से समझिएगा। तो वो ट्रांजिशन करता रहेगा। तो यहां पर क्या होगी, डी डी ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाएगा। जब डी और डी ट्रांजिशन होगी तो ये कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। यहां पर भी डी और डी ट्रांजिशन होगी, यहां पर भी डी और डी ट्रांजिशन होगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। अभी सिर्फ समझते रहिएगा, मैं कुछ भी आपको अभी सिर्फ सुनते रहिएगा, मैं कुछ भी समझने के लिए नहीं कह रहा। जब आप जिंक की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, जिंक की, तो सारे 22 23 24 करके जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 के बराबर। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s2 और 3d10। अब इसकी मिसाल है, सर घर में 5 कमरे हैं, हर कमरे में 2 बंदे मौजूद हैं। तो सर कोई बंदा एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। सिर्फ मुझे बताइएगा, क्या जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा सकते हैं? हाँ या ना? पहले तो मुझे बताइए, जिंक के केस में ये कौन सा फील्ड नजर आ रहा है, कौन सा फील्ड नजर आ रहा है? हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड, या कंप्लीटली फील्ड? मेक सेंस सर, ये कंप्लीटली फील्ड नजर आ रहा है। जब ये कंप्लीटली फील्ड नजर आ रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पैक्ड हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। अब होगा क्या, हर जगह पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्या यहाँ पे कोई ट्रांजिशन होगी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के वहां जाए? जगह ही नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ, जगह ही नहीं है। ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी? कोई डी और डी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो इसको आप बोल देंगे नो डी डी ट्रांजिशन। अब जिंक एक ऐसा बंदा है, अब जरा समझिएगा बात को। जिंक एक ऐसा बंदा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के घर पे होते हुए, ट्रांजिशन एलिमेंट की जगह पर होते हुए, ट्रांजिशन एलिमेंट की लिमिट में होते हुए ट्रांजिशन नहीं कर रहा। जब ट्रांजिशन नहीं कर रहा तो जिंक को आप बोलोगे, क्या मतलब ट्रांजिशन नहीं कर रहा, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहे। तो जिंक एक ऐसा बंदा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के बंगले में, सोसाइटी में, घर पे रहते हुए इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन नहीं कर रहा। तो इसको आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बंदा जो दिखता ट्रांजिशन हो लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो। सूडो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, जी हाफ फील्ड वाला करेगा, हाफ फील्ड वाला करेगा। सूडो का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट जो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जो ट्रांजिशन की बाउंड्री में रहता हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सोसाइटी में रहता हो, बट वो ट्रांजिशन परफॉर्म ना कर सकता हो। तो उसको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या उसको हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, या उसको हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, या उसको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, पार्शियली और हाफ दोनों ट्रांजिशन करेंगे। अब जरा फोकस होके समझिएगा, अभी जरा और हौला हौला और हौला होके समझिएगा। अब जिंक जैसा होता है ना, जिंक की प्रॉपर्टी है भाई, जो प्रॉपर्टी जिंक रखेगा जिंक के नीचे वाले भी वही प्रॉपर्टी रखेंगे। तो जिंक के नीचे कौन मौजूद है? सर जिंक के नीचे मौजूद है कैडमियम, कैडमियम के नीचे मौजूद है मरकरी। तो अब मुझे बताइए, जब जिंक आपका जब जिंक आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो कैडमियम भी क्या कहलाएगा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। मरकरी भी क्या कहलाएगा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा।
ठीक है। तो जिंक, मरकरी और कैडमियम को, आई रिपीट, जिंक, मरकरी और कैडमियम को आप क्या कहते हो? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। जिंक, कैडमियम और मरकरी को आप क्या कहते हो? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। ठीक है, या इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एलिमेंट जो ट्रांजिशन के घर पे रहता हो, ट्रांजिशन के घर पे रहता हो, लेकिन वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज को शो ना करे। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भी हम आगे जाके देखेंगे। अब जरा मुझे एक और बात बताएं, अब जरा मुझे एक और बात बताएं। ये तो एलिमेंट की फॉर्म है, ये एलिमेंट की एलिमेंटल फॉर्म है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं ये स्कैंडियम एक मेटल है जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो सर मेटेलिक फॉर्म में तो ये ट्रांजिशन है। लेकिन स्कैंडियम ने एक कंपाउंड बनाया जहां पर उसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। स्कैंडियम यहां पर तो एक मेटल फॉर्म में मौजूद है, एक मेटल फॉर्म में मौजूद है, मेटेलिक फॉर्म में मौजूद है। लेकिन जब स्कैंडियम कोई कंपाउंड बनाता है, लाइक SN+3, स्कैंडियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए। पीछे कितने रह जाएंगे? 18। पीछे कितने रह जाएंगे? 18। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जब स्कैंडियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जब स्कैंडियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो व्हाट डज इट मीन? क्या इसका डी ऑर्बिटल, बेटा मेरी आवाज आ रही है? चंदन मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही वो एक बार रीज्वाइन कर ले। मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू आप लोगों की तरफ से होगा, मेरे पास इंटरनेट का इशू फिलहाल नहीं है। मेरे पास इंटरनेट का इशू फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो जनाब मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? जिन बच्चों को बेटा जो इंटरनेट को इशू हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले मुझे बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? बहुत ये डीप डेफिनेशन है, इसको बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है समझा दूं कि क्या डेफिनेशन होती है। एक ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डी या एफ ऑर्बिटल में हो, और वो डी डी ट्रांजिशन कर सकते हो, पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। ठीक है। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होता है? सर वो एलिमेंट जो डी और एफ ब्लॉक की इलाके में रहता हो। सर ऐसा एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रहता हो और उसके बाद भी ट्रांजिशन ना हो, ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो, तो आप ढिठाई से कह सकते हो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप ये बात कह सकते हो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो इसको हमने एक खास लकब दे दिया। क्या लकब दे दिया भाई? कि जिंक ट्रांजिशन की बाउंड्री में ही रहता है ना, तो हमने बोल दिया, हमने इसको बोल दिया कि ये सूडो ट्रांजिशन है, दिखता ट्रांजिशन की तरह है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सूडो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? दिखता ट्रांजिशन की तरह है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह, अब इसी तरह हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स भी आते हैं। अगर आपका एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड बनाए, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हुए अपने सारे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो भी ट्रांजिशन नहीं रहता। सर क्या कहा? बहुत गहरी बात कही है, जरा दोबारा ये सुनिएगा। भाई स्कैंडियम के बारे में आपने सुना? सर स्कैंडियम जब तक मेटल है इसका एटॉमिक नंबर 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सर लास्ट शेल की लिख रहा हूं, 4s2, 3d1। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी सर। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा, ये ट्रांजिशन कहलाएगा। बट सर अगर आप बात करें स्कैंडियम+3 की, तो स्कैंडियम+3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। यहां से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आप बोलोगे डी ऑर्बिटल ही खत्म हो गया। नो डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की? यस और नो। डी ऑर्बिटल का घर ही खत्म हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो स्कैंडियम+3,
स्कैंडियम +3 का मतलब है कि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। अब स्कैंडियम के नीचे कौन होता है? स्कैंडियम के नीचे कौन होता है? वाइट्रियम। वाइट्रियम का भी सेम केस है, वाइट्रियम +3 का भी यही मतलब है। वाइट्रियम के नीचे कौन है? वाई का मतलब होता है वाइट्रियम। वाइट्रियम के नीचे कौन है? लेंथेनम। लेंथेनम के साथ भी यही केस है, अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने आखिर के तीनों इलेक्ट्रॉन दे दें तो इनका डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है। जब ये डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है तो ये भी ट्रांजिशन नहीं रहते, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन होते हैं। नहीं, अब ये ट्रांजिशन नहीं रहे, ये कहलाएंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। अब इनका जो कंपाउंड बनेगा, अब इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, मुझे अच्छी सी याद आ गई, आप लोग फटाफट उस मिसाल से गेट कर लेंगे इस चीज को। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉन टिपिकल कहलाएगा। अब बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ आपको, बड़े मजेदार समझ में आ जाएगी। भाई कॉपर का तो नाम सुना है ना आप लोगों ने? कॉपर का नाम सुना है, नहीं सुना? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 कॉमा, इतनी लंबी कहानी लिखते, इसकी लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 कॉमा 3d10। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ये कॉपर का मेटल है। अब कॉपर के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है? कॉपर कभी कभार +1 का आयन बनाता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है। कॉपर कभी कभार सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है। और कॉपर कभी कभार कंपाउंड बनाते हुए दो इलेक्ट्रॉन्स देता है। अब मिसाल भी दिखा रहा हूं, मिसाल भी दिखा रहा हूं। कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये बनाता है क्यूपरस क्लोराइड, Cu2Cl2। कॉपर जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बनाता है क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कॉपर ने दिया, तो दो कॉपर के बंदे, दो क्लोरीन के बंदे। तो यहाँ पे कॉपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है। जब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एस ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल 0 हो जाता है। और डी के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे रहते हैं। डी के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे रहते हैं। अभी मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, भी समझते रहिएगा। कॉपर ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया वो एस से दिया, 4s से उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि 4s आखिर में आता है, 4s इसका वैलेंस शेल है। तो पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर डी से निकलता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से निकलता है, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से निकलता है, क्योंकि एस वैलेंस है, सबसे आखिर में आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये कहलाएगा 4s0 और 3d10। ठीक है। जब कॉपर दो इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 4s0 3d9। 4s0 3d9। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से, मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि वो बेचारे निकम्मे बच्चे, बेचारे दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन पहले की पढ़ाई करके नहीं आए, वे डायरेक्ट आके यहाँ पे चैंपियन बन रहे हैं। अक्सर और बेशतर कभी कभार गलती मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत देर से कुछ बच्चे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे मुझे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, के कहते हैं ना कि बेटा, चले जाते हैं, अभी कुछ जुगत मानने का मूड नहीं हो रहा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कुछ बच्चे मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, सर आपने कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है, 4s2 3d9 एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेरा प्यारा बेटा, आप लोगों ने रूल ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड नहीं पढ़ा। ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की गलत है। कॉपर की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि एस ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 और 3d10। 4s1 और 3d10 इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको हम कहां से लेकर आते हैं? रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से, जो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11 केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ये हमने रूल
पढ़ा था, रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये लॉजिक है कि भाई आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, तो एस अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देता है। तो ये इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखी है। तो जो बच्चे बेचारे मेरे प्यारे अल्लामा बन रहे थे, तो वापस थोड़ा सा पीछे चले जाए। अब ये क्लियर है, ये इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब कॉपर ने +1 चार्ज किया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब कॉपर पे +2 चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा निकला, जो एस ने डी को दिया हुआ था। भाई एस ने बेसिकली डी पे एहसान किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। लेकिन जब कॉपर प्लस टू बनाएगा तो एस अपना वो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और उसको बाहर दे देगा, मतलब उसको निकाल देगा अपनी जिंदगी से। सिर्फ मुझे बताइएगा, कॉपर या तो +1 बनाता है या कॉपर+2 कंपाउंड बनाता है। जब कॉपर+1 कंपाउंड बनाते हैं तो Cu2Cl2 बनता है। जब कॉपर+2 कंपाउंड बनाता है तो CuSO4 बनता है। CuSO4 सल्फेट पे -2 होता है, कॉपर पे +2 होता है। व्हाट आई वांट टू से, इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन होगा? क्या दोनों ट्रांजिशन होंगे? क्या दोनों ट्रांजिशन नहीं होंगे? या एक ट्रांजिशन होगा और एक ट्रांजिशन नहीं होगा? इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन? यस सर, जहां पे डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, उस केस में कोई डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कोई डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जहां पर +2, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है, पार्शली फिल्ड है। कौन सा फील्ड है? पार्शली फिल्ड है। कौन सा फील्ड है ये? पार्शली फिल्ड है। तो यहाँ पर डी और डी ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन अपनी डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो इसकी एक बड़ी खास पहचान है कि ये कलरलेस कंपाउंड बनता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की सबसे, जो कहते हैं ना, थंब रूल प्रैक्टिस होती है। जो थंब रूल प्रैक्टिस होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कभी कलरलेस नहीं होगा। ट्रांजिशन का कंपाउंड हमेशा, ट्रांजिशन का एलिमेंट हमेशा कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हमेशा कलरफुल कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि जब डी और डी ट्रांजिशन होती है तो जो एनर्जी निकलती है वो विजिबल रीजन में निकलती है और आपको कलरफुल कंपाउंड नजर आता है। अब इसकी बहुत कॉमन मिसाल आपने फर्स्ट ईयर लैब की होगी, सेकेंड ईयर लैब की होगी, 9 मैट्रिक भी की होगी। तो हर जगह आपने नीला थोथा कॉपर सल्फेट देखा होगा अपनी लेबोरेटरी में। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, वो कलर खास ब्लू कलर का कलर होता है, वो ब्लू कलर का आसमानी सा कलर होता है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि इसमें इसकी प्रॉपर्टी नजर आ गई, कलरफुल कंपाउंड नजर आ गया। यहाँ पे कलरलेस कंपाउंड नजर आ गया, तो ये नॉन ट्रांजिशन हुआ। अब Cu+1 को आप बोल सकते हो यस, कि सर ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि ये Cu+2 ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब बच्चा बोलेगा सर क्या इसको सूडो ट्रांजिशन कह सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। सूडो ट्रांजिशन का मतलब होगा जो किसी भी सूरत ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करे। सूडो ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे भाई कॉपर की डबल नेचर है। कभी कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कभी कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। राइट? तो इसको हम सूडो या नॉन टिपिकल नहीं कहेंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी को स्पेसिफिकली मैंने नॉन टिपिकल या सूडो क्यों कहा? जिंक, कैडमियम और मरकरी को मैंने स्पेसिफिकली नॉन टिपिकल और सूडो क्यों कहा? क्योंकि ये कभी जिंदगी में ट्रांजिशन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। इसी तरह स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथिनम को मैंने नॉन टिपिकल क्यों कहा? क्योंकि स्कैंडियम, वाइट्रियम, लेंथिनम जब भी कंपाउंड बनाएंगे, आई रिपीट, स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथिनम जब भी कंपाउंड बनाएंगे हमेशा कलरलेस कंपाउंड बनाएंगे, जो के जो के नॉन ट्रांजिशन कहलाएगा। हमेशा कलरलेस बनाएंगे, इसीलिए इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहते हैं।
जबकि कॉपर डुअल नेचर रखता है। कॉपर इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स, आयरन भी कभी कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, कभी कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे, तो वो कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कलरफुल कंपाउंड नहीं बनाएगा। सर अब ये बात हमें कौन बताएगा? अब ये बात हमें कौन बताएगा? फिलहाल सिर्फ मेरी तीन बातों का जवाब दीजिएगा। अगर ये तीन बात आपको समझ में आ गई, येस और नो करके बताइएगा, तो फिर आई एम गुड टू गो कि मैं आगे मूव कर सकता हूँ। अगर ये तीन बातें आपको नहीं समझ में आई तो मुझे इस पर मजीद टाइम लगाने की जरूरत है। सबसे पहली बात, मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो अभी इसको भूल जाइए। +1 +2 की बहस अभी दोबारा से आएगी। +1 +2 की बहस, आई रिपीट आई स्वेयर, अभी दोबारा से आएगी। ट्रांजिशन, टिपिकल ट्रांजिशन, सॉरी, कलरफुल कंपाउंड, कलरलेस कंपाउंड, इसकी बहस अभी दोबारा से आएगी। व्हाट आई एम जस्ट आस्किंग, सिर्फ इस बात का आंसर दें। पॉइंट नंबर 1, क्या आप लोग मुझे डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट? पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या ये चीज आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फर्क है? नहीं कर सकते। जो बच्चे नहीं कर सकते ना, वो जरा सुन लीजिएगा। भाई जैसे मिसाल देते हैं ना, जैसे एक मिसाल देते हैं कि हर हर एप्पल, एवरी एप्पल इज अ फ्रूट। मेरी मिसाल समझिएगा। एवरी एप्पल इज अ फ्रूट, बट एवरी फ्रूट इज नॉट एन एप्पल। हर फ्रूट एप्पल नहीं होता। ये मिसाल समझ में आई? जिसको ये भी समझ में नहीं आया ना बेटा, वो एक काम करे, क्या करे, ये मिसाल समझ में आ गई? तो एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होगा या तो वो डी ब्लॉक का पार्ट होगा या एफ ब्लॉक का पार्ट होगा। बट एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जरूरी है कि वो डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का पार्ट होगा, बट डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक मेंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन हो। मिसाल, एग्जाम्पल, जिंक कौन सा एलिमेंट है? जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है? जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है? जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब दूसरे सवाल, जिंक ट्रांजिशन है या नहीं है? जिंक ट्रांजिशन है या नहीं है? नहीं है। तो यही डिफरेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट और, यस, यही डिफरेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में। एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई? एग्जाम्पल कोई पूछता है तो ये एग्जाम्पल है जिंक की। जिंक डी ब्लॉक का मेंबर है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक मेंबर। ठीक है। और हर वो बंदा, अब रिपीट, अब सुनिएगा, हर वो बंदा जो ट्रांजिशन एलिमेंट के घर में रहता हो और ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करता हो, वो हमेशा कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। जिंक हमेशा हमेशा एक ही कंपाउंड बनाता है, चाहे वो जिंक क्लोराइड बनाए, चाहे वो जिंक सल्फेट बनाए, चाहे जिंक का कोई सा भी कंपाउंड बनाए, जिंक हमेशा कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। जिंक हमेशा कलरलेस बनाएगा। बेटा एक बात को ना मैं बहुत ही क्रिटिकल अंदाज में कह देता हूं कि जहां पर भी सूडो का जुमला लिखा हुआ है ना, तो सूडो का मतलब क्या है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसके अलावा अगर आपने किसी को सूडो कहने की कोशिश की तो बेटा आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। मैं बड़ा आसान लफ्जों में कह के आ चुका हूं, सूडो का मतलब है जो धोखा दे, जो लगे कि वो ट्रांजिशन है लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिशन ना हो। तो वो जिंक है, वो कैडमियम है,
48 और वो मरकरी है। अब अगर इसके अलावा आप कहते हो सर मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने आप को भी सूडो कह दूं, सर मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने अम्मा अब्बा को भी सूडो कह दूं, सर मेरा दिल चाह रहा है मेरा छोटा भाई है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह लगता है मैं उसको भी कह दूं, तो ये सिर्फ आपका दिल कह रहा है, केमिस्ट्री इसको नहीं मानती बेटा। केमिस्ट्री कहती है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ ये तीन है, इसके अलावा किसी को भी इस डेफिनेशन पे आप बिठाओगे तो यू आर डूइंग रॉन्ग, अब गलत कर रहे हो। क्लियर है? अब इसके अलावा कोई ये ना पूछे सर मैं अपने आप को सूडो कह सकता हूँ, सर मैं अपने क्या नाम है कपड़ों को सूडो कह सकता हूँ, तो अब कोई ये ना पूछे। ठीक है? नहीं। अब देखें बेवकूफाना सवाल शुरू हो गया ना कि स्कैंडियम वाइट्रियम लेंथेनम भी नहीं। जब मैंने कह दिया क्रिटिकली कि तीन है सिर्फ सूडो, तो इसके अलावा आप लोग क्यों पूछ के बेटा आ, वो कर रहे हो? राइट। अब इसके अलावा, इसके अलावा समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, दोबारा से मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं स्कैंडियम+3, वाइट्रियम+3 और लेंथिनम+3, इनको क्लासिफाई करें तो ये सूडो नहीं कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको आप क्या कहेंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह क्या है? इसको भी सूडो के साथ नॉन टिपिकल कह सकते हैं ऊपर वाले को, लेकिन नीचे वाले को आप सूडो नहीं कह सकते, इसको आप सिर्फ नॉन टिपिकल कहेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्कैंडियम, वाइट्रियम और लेंथिनम जब एटॉमिक फॉर्म में होते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, एटम की शक्ल में होते हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे ही ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड करते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म करने के साथ ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो ट्रांजिशन की तरह बिहेव करना बंद कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होती है तो ये ट्रांजिशन की तरह बिहेव नहीं करते। अभी बेटा जो सिर्फ बता रहा हूँ वो पूछें, जो नहीं बता रहा वो ना पूछे कि हाफ फील्ड क्या होता है, पार्शियली फील्ड क्या होता है। आई रिपीट, अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कितने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है? अब जरा मुझे दूसरे बात का सवाल का जवाब दीजिए, कितने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जिंक होगा, कैडमियम होगा, मरकरी होगा, स्कैंडियम होगा, वाइट्रियम होगा, लेंथिनम होगा। ठीक है? लेकिन अगर वो कहता है हाउ मेनी सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर वो आपसे कहे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसमें सिर्फ आंसर आएगा तीन। सूडो में आंसर क्या आएगा? तीन। अब मेरा दूसरा मुद्दा ये है, मेरा दूसरा मुद्दा ये है, क्या आपको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जगह पर रहते हों और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव ना करें, उसको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये टिपिकल एंड, ये बड़े क्रिटिकल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तभी इतनी मोहब्बत से मैं बार बार चीजों को रिपीट करके बता रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में आगे बोल रहे हैं सर आगे बढ़ जाएं। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आया? टिपिकल का मतलब क्या है? तो उसमें कोई साइंस ही नहीं है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फॉलो करे। नॉन टिपिकल का मतलब क्या है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फॉलो ना करे। मतलब अगर एटॉमिक फॉर्म में दिखा रहा हूं कि मैं ट्रांजिशन हूं, लेकिन जैसे ही मैं कंपाउंड बनाने जाता हूं, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को खो देता हूं। ना मैं कलरफुल कंपाउंड बनाता हूं, ना मैं डी डी ट्रांजिशन करता हूं, मैं कोई ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो मुझे आप क्या कहोगे? नॉन ट्रांजिशन, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे। आसान लफ्जों में, एग्जामिनर आपको इतना नहीं घुमाएगा, एग्जामिनर आपको इतना नहीं घुमाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा भैया विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछता है सवाल नॉर्मली, ये सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉन, ये सवाल आता है अक्सर और बेशतर अमूमन। बस क्या बोलेगा भाई, वो बोलेगा टाइटेनियम दे रहा हूँ +3, ठीक है। वो बोलेगा भाई आपको कि ले लो कॉपर, ले लो +2, ठीक है। वो बोलेगा भैया आप आयरन ले लो +3। वो बोलेगा आप वाइट्रियम ले लो +3। कौन सा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, वैसे तो मैं ये अगले टॉपिक के बाद इसको ज्यादा अच्छा आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा है कि वाइट्रियम, वाइट्रियम किस फैमिली का बंदा है? स्कैंडियम है, स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम है, वाइट्रियम के नीचे लैंथेनम है। तो ये तीनों जब भी बॉन्ड बनाएंगे, जब भी बॉन्ड बनाएंगे हमेशा कलरलेस बनाएंगे। तो दे आर बेसिकली नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इससे ज्यादा क्या सवाल आएगा? इससे ज्यादा क्या सवाल आएगा? इससे ज्यादा आपसे पूछेगा वो कि भाई जिंक को आप क्या बोलते हो? जिंक इज क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक सूडो भी है, नॉन टिपिकल भी है, लेकिन जो उसका पहला नाम है, जो पहली पहचान है, वो क्या है? नॉन टिप सॉरी सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक को आप बोलोगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आएंगे। एक आखिरी बात मुझे बताइए, क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो बेटा मैं फिर यहीं पे अपने ब्रेक लगा के खड़ा हो जाऊंगा। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। अगर ये आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर बता दोगे? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। ये आ गया। यस बेटा, मरकरी और कैडमियम भी सूडो, ऑब्वियस सी बात है सूडो होंगे, 3 बार लिख चुका हूं मैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, वाई? इसका आंसर दे सकते हो आप लोग? ट्रू सर, दे सकते हो। क्या वजह होगी सर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिर्फ, इसको उर्दू में लिख लो सर, सिर्फ वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन होंगे जो डी डी ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सिर्फ वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन होंगे जो डी डी ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? जिंक की मिसाल बार बार दे चुका हूं कि जिंक का कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो डी डी ट्रांजिशन नहीं करता, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट तस्वुर नहीं करते। अब सर बात जो आती है ना दिमाग खराब करने वाली, वो क्या समझ में आती है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट की होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर कभी करता है, कभी नहीं करता। तो आप कॉपर के लिए आप स्ट्रेट फैसला नहीं कर सकते। बहुत देखो बेटा, इस तरह अगर हर एलिमेंट की बात करूं ना, मैग्नीज की बात करूं, तो मैग्नीज भी कभी ट्रांजिशन होगा, कभी नहीं होगा। हम कभी और इस स्टेटमेंट को हम कभी कभी भी डिफाइन नहीं कर रहे, हम हमेशा के लिए बात कर रहे हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। तो भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी हमेशा हमेशा के लिए क्लासिफाई हो गया कि दे आर नॉट ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन नहीं है। कॉपर कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहेंगे। जब नहीं कर सकता उस टाइम बोल देंगे इट इज नॉट कंटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंपल। अब ये कब होता है? अब मुझे ये बातें समझ में आ गई हैं। तो बेटा इसके लिए जो बेसिक उसूल होता है ना, वो इसका उसूल होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो इसका उसूल होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना, पढ़ना, परखना जरूरी है। यहीं से पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट की बैकग्राउंड बनता है, और यहीं से सारी बातें आपको समझ में आने लगती हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आइए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। तो आइए हम जरा लिख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले मैंने लिखा है स्कैंडियम, स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21। ये दोबारा से वही लिख रहा हूँ, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम, बेटा इसको जरा ये आपको याद रखना है, दोबारा से बता रहा हूँ, जो बनाने जा रहा हूँ ये आपको याद रखना है। क्रोमियम के बाद कौन आता है? मैंगनीज आता है, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। मैंगनीज के बाद कौन आता है? आयरन आता है,
आयरन एटॉमिक नंबर 26। आयरन के बाद कौन आता है? कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। कोबाल्ट के बाद आता है निकल। निकल एटॉमिक नंबर 28। निकल के बाद आता है कॉपर एटॉमिक नंबर 29। और कॉपर के बाद आता है जिंक। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। व्हाट आई से कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के 10 आपको एलिमेंट के नाम विद एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ये याद होने चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसकी मैं यहां पर क्या लिखता हूं? सर इसकी मैं लिखता हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? वो होगी भैया 4s2, 4s2, 3d1। सही है। जब इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिर में क्या बनेगा? 4s2, 3d1। ये पता चल गया। इसका निमोनिक कोई नहीं है, इसका निमोनिक कोई नहीं है। 4s2, 3d1 कैसा है पता चल गया। एटॉमिक फॉर्म में कलरलेस मैंने कहीं नहीं लिखा बेटा, अगर कहीं लिखा है तो उसको हटा दीजिएगा। एटॉमिक फॉर्म में कलरलेस कहीं नहीं लिखा मैंने। अच्छा जी, टाइटेनियम क्या होगा? टाइटेनियम क्या होगा? 4s2, 3d2। टाइटेनियम क्या होगा? 4s2, 3d2। ऐसे ही है। वेनेडियम क्या होगा? 4s2, 3d3। वेनेडियम के बाद कॉपर, क्रोमियम। बेटा मैं एक बार लिख लूँ ये एक बार सारे, फिर हम इसको फिल कर लेते हैं। एक बार लिख लूँ फिर मैं फिल कर लेता हूँ। ये आपको याद रखनी है। यस, ये बेटा आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। चलें जी, ये सब कुछ हम सेम रखते हैं। इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। देखिए जी, यहाँ पर क्या होगा, आइए रिपीट। सबसे पहले क्या होगी? 4s2, 3d1। फिर क्या होगा? 4s2, 3d2। फिर क्या होगा? 4s2, 3d3। फिर होता है 4s1, 3d5। ठीक है, वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का कॉन्सेप्ट। 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s1, 3d10। इसी तरह 4s2, 3d10। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां तक कोई मसला है? यहां तक कोई टेंशन है? अब अब जरा दिमाग वाला काम शुरू होगा। अब मैं इनकी लिखता हूं यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अरे भाई ये इसको मिटा दो यार, ये मैंने वो लिखा था कि जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो वो एटॉमिक फॉर्म, वो कलरलेस बनाएंगे। तो इसको मिटा दे। ये इसको पकड़ें और इसको अपनी जिंदगी से गायब कर दें। ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी बात सुनेंगे गौर से दोबारा से। जब भी स्कैंडियम क्या करेगा? जब भी स्कैंडियम कंपाउंड बनाने जाएगा तो पहले अपने ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और डी का 1 इलेक्ट्रॉन देगा। स्कैंडियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। जैसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम ने रखी, मुझे बताइएगा क्या स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल बाकी रहा? क्या डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी रहा? यस और नो? जब इसने तीनों, तो क्या स्कैंडियम का कंपाउंड कलरलेस बनेगा या कलरफुल बनेगा? कलरफुल कंपाउंड तभी बन सकता है जब उसमें एक ना एक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। कलरलेस बनेगा। मेक सेंस? सब मेरे साथ चल रहे हैं, सबके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश। अब मैं बात करता हूँ टाइटेनियम की। टाइटेनियम सबसे पहले क्या करता है कि एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। जब टाइटेनियम एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो मुझे बताइए टाइटेनियम +2 के जो कंपाउंड बनेंगे वो कलरलेस होंगे या कलरफुल, कलरलेस होंगे या कलरफुल होंगे? जब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एस से देना शुरू करेगा, पहले एस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर।
पहले हमेशा s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। शाबाश। जब टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। अब बताइए, टाइटेनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने s से दिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसने d से दिया, टाइटेनियम का कंपाउंड कैसा बनेगा? कलरफुल, कलरलेस। ये जो बच्चा कलरलेस बोल रहा है बेटा, वो क्यों कलरलेस बोल रहा है? मैंने कहा था कलरलेस तब बनेगा जब डी में कुछ भी बाकी ना हो। जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो डी में एक बाकी है। जब डी में एक बाकी है तो वो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? कलरलेस, कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। जब टाइटेनियम चारों इलेक्ट्रॉन्स दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन एस से दे दे, स्कैंडियम +2 नहीं होता, स्कैंडियम +2 पर स्टेबल नहीं होता, हटा दें स्कैंडियम +2 को, स्कैंडियम +2 बहुत मुश्किल से बनता है, उसको हटा दें। स्कैंडियम डायरेक्ट तीनों इलेक्ट्रॉन देता है। जब टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे, तब तक तो वो कलर फुल रहेगा। जब चारों इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल की कहानी खत्म, डी ऑर्बिटल खत्म हो गया, तो अब वो कलरफुल कंपाउंड नहीं देगा। आइए आगे चलते हैं। अब जब वेनेडियम की बात करते हैं, वेनेडियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कलरफुल कंपाउंड, 3 इलेक्ट्रॉन देगा कलरफुल कंपाउंड, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी कलरफुल कंपाउंड। जैसे ही वेनेडियम अपना डी ऑर्बिटल का आखिरी 5वां इलेक्ट्रॉन भी दे देगा तो इट विल बी कलरलेस कंपाउंड। कौन सा बनेगा? कलरलेस बनेगा। अब दिमाग क्लियर हो रहा है? कलरलेस कलरफुल कैसे फैसला कर रहे हैं? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलरफुल कंपाउंड, डी ऑर्बिटल खाली हो गया तो वो कलरलेस कंपाउंड। क्लियर है? अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कर रहा हूं दोबारा बताता हूं। अब मैं क्रोमियम पे आया। भाई क्रोमियम अकेला मौजूद है, दनदनाता फिर रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अब क्रोमियम को बोला, किसने? भाई क्रोमियम के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो क्रोमियम को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना है? भाई मेरे पास कोई बंदा, अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा कि मुझसे बॉन्ड बनाओ तो मैं क्या करूंगा? मैं या तो इलेक्ट्रॉन दूंगा उसको या इलेक्ट्रॉन लूंगा उससे और बॉन्ड बना लूंगा। अब क्रोमियम तो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉन देगा। क्रोमियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। क्रोमियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मेक सेंस? तो जब क्रोमियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, जब क्रोमियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा तो डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड है, ट्रांजिशन होगी, कलरफुल कंपाउंड बनेगा। जब क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तब भी ट्रांजिशन होगी। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तब भी ट्रांजिशन होगी। क्रोमियम 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी ट्रांजिशन होगी। क्रोमियम 5 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी ट्रांजिशन होगी। लेकिन क्रोमियम जैसे ही अपना छठा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारे कौन से कंपाउंड बन रहे होंगे? कलरलेस कंपाउंड बन रहे होंगे। यस, डी फुल भी हो जाए तो कलरलेस होगा, या तो खत्म हो जाए या फुल हो जाए, दोनों केस में कलरलेस होगा। अब मैग्नीस का जब आप क्या करेंगे, मैग्नीस के पास गए और मैग्नीस को बोला भैया कंपाउंड बनाओ, तो मैग्नीस मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? सबसे पहले वो एस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर करेगा। एक पॉसिबिलिटी है मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। तो मैग्नीशियम जब एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर देगा तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ट्रांजिशन होगी, कलरफुल कंपाउंड बनेगा। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठाए और एक इलेक्ट्रॉन, देख मैं पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, मैं बेसिकली क्या बना रहा हूं? पॉसिबिलिटीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस किस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। तो मैग्नीस, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि मैग्नीस अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैग्नीस अपने 2 इलेक्ट्रॉन एस के भी दे और एक इलेक्ट्रॉन डी का भी दे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने? 3 इलेक्ट्रॉन दिए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? मैग्नीस अपने 2 इलेक्ट्रॉन एस के भी दे और 2 इलेक्ट्रॉन डी से भी दे। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मैग्नीस 2 इलेक्ट्रॉन एस से भी दे, 3 इलेक्ट्रॉन डी से दे, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। मैग्नीस 2 इलेक्ट्रॉन एस से दे और 4 इलेक्ट्रॉन डी से दे तो 6 हो जाएंगे। और मैग्नीस अगर 5 इलेक्ट्रॉन कहां से दे देगा? डी से देगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस से देगा, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो +7 हो जाएगी। और +7 का मतलब डी ऑर्बिटल में +7 का। अब मुझे अगर कोई पूछे मैग्नीस +7 कलरफुल कंपाउंड बनाएगा या कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, व्हाट डू यू से? मैग्नीस +7 कलरफुल कंपाउंड बनाएगा या कलरलेस कंपाउंड बनाएगा?
जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा, वो जरा मुझे थोड़ी सी देर तवज्जो देते हुए महसूस होते नजर आए। कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, ऐसे ही है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा, मैं उनको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद क्या होती है? आपने सोडियम को देखा है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम जिंदगी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम पे +1 चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? +1। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, कभी भी इसका +2 चार्ज नहीं आएगा और कभी भी इस पे +3 चार्ज नहीं आएगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो क्या होती है? स्टैटिक होती है। स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टैटिक होती है। ठीक है। बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायनामिक होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करती है। ठीक है। कंडीशन टू कंडीशन। जो बच्चे नहीं, जिनको जो कह रहे नहीं समझ में आया है सर, सिर्फ वो मेरी बात का जवाब दें कि उनको स्टैटिक और वेरिएबल का डिफरेंस पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर बेटा दुआ के लिए हाथ उठा दें, अपने लिए, सर के लिए, तमाम बच्चों के लिए। क्योंकि इंसान या तो अपने लिए भला करता है, दूसरे के लिए भला करता है। अपने लिए भला नहीं हो पा रहा तो दूसरे के लिए भला की दुआ कर लें। तो ये स्टैटिक और वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया, मेक सेंस, ठीक हो गया। अब मैंने क्या बोला कि स्कैंडियम जब भी कंपाउंड बनाने जाएगा तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एस से देगा, एक इलेक्ट्रॉन्स वो डी से देगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जो स्टैटिक होती है +3 शो करता है। और +3 का मतलब क्या होगा? इसके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है। जब डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है तो ये डी डी ट्रांजिशन नहीं करेगा। टाइटेनियम में क्या किया? पहले 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने एस से, +2 स्टेट आ गई। फिर 2 इलेक्ट्रॉन एस से दिए, साथ साथ डी से भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो भाई +3 स्टेट आ गई। फिर एक और पॉसिबिलिटी, इम्कान, पॉसिबिलिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एस से दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डी से दे दिए। तो इसी को फॉलो करते हुए मैंने ये चार्ट बना दिया। आयरन की बात करें, आयरन मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? यस, आयरन मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? यस, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डी में इसके पार्शियली फिलिंग है, तो ये क्या कर सकता है? वो अपना कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, आयरन के अंदर ना थोड़ी सी कहानी हुई हुई है। क्या कहानी हुई हुई है? कि आयरन का ये 4s का घर है और आयरन का ये 3d का घर है। ये 4s का घर है, 3d का घर है। 3d के अंदर 5 कमरे हैं, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा और पांचवा कमरा। ठीक है। एस के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा पेयरिंग की सूरत में। ठीक है। तो आयरन किस किस इलेक्ट्रॉन को उड़ा के बाहर निकाल सकता है बॉन्ड बनाने के लिए? सबसे पहले आयरन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, तो +2 चार्ज आता है। आयरन का जो भी +2 का कंपाउंड बनेगा वो कलरफुल कंपाउंड बनेगा, उसमें s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब आयरन +3 बनाएगा तो कैसे बनाएगा, जरा सोच के बताएं। जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगा तो कैसे बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा, +3। क्या आयरन +4 बना सकता है? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालेगा, आयरन +4 बना सकता है। क्या आयरन +5 बना सकता है? यस और नो? सर यस। आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकाले, तो आयरन +5 बनाएगा। क्या आयरन +6 बना सकता है? +6 स्टेट हो सकती है आयरन की? यस सर, हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, +6। क्या आयरन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है? यस और नो? शाबाश। पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ये कभी बाहर नहीं आएंगे, ये कभी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो आयरन की जो मैक्सिमम स्टेट होती है वो क्या होती है? +6।
ये कभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी लोन पेयर में है, पेयरिंग की सूरत में है। इलेक्ट्रॉन हमेशा वही बाहर आ जाएगा जो, हाँ अब एक बच्चे का सवाल आया, बहुत कीमती सवाल जिसको मैं वेट कर रहा था, कि सर ये भी तो पेयरिंग की सूरत में है, ये क्यों बाहर आ गए? सर ये भी तो पेयरिंग की सूरत में है, ये क्यों बाहर आ गए? तो ये इसलिए बाहर आ गए क्योंकि ये आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे आखिर में है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बॉन्ड बनाने में जो हिस्सा लेगा, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेगा वो 4s हिस्सा लेगा। 4s सबसे पहले हिस्सा लेगा। लेकिन 3D के अंदर, 3D के अंदर, 3D में अगर लोन पेयर पाया जाता हो तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। वो कभी बाहर नहीं आएगा। अभी मेरी बात को मजीद समझिएगा, अभी हौसला रखिएगा। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, एस के दोनों हमेशा आएंगे, एस के हमेशा दोनों आएंगे। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, तो कोबाल्ट में सबसे पहले कोबाल्ट +2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंकेगा। फिर कोबाल्ट तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा +3। फिर कोबाल्ट चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। ठीक है। फिर कोबाल्ट पांचवा इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। अब कोबाल्ट के अंदर 3d7 है। 3d7 का मतलब क्या है? कोबाल्ट के अंदर डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ से। तो कोबाल्ट मैक्सिमम डी ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि ये लोन पेयर है, लोन पेयर बाहर नहीं आ सकता। तो कोबाल्ट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। +5 कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स एस से, 3 इलेक्ट्रॉन डी से। निकेल की क्या होगी? +2 होगा, +3 होगा और +4 होगा। बाकी आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल नहीं शो करेगा, क्योंकि वो पेयरिंग की सूरत में है। वो किसकी सूरत में? पेयरिंग की सूरत में। क्या ये ट्रांजिशन होंगे? यस, ये बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, ये बिल्कुल ट्रांजिशन होंगे। यस, मतलब ये ब्लू कलरफुल कंपाउंड बनाएंगे। अब कॉपर का गेम अलग है। कॉपर में क्या हुआ हुआ है? कॉपर में हुआ हुआ ये है कि भैया कॉपर का ये s ऑर्बिटल है, कॉपर का ये s ऑर्बिटल है, और ये कॉपर का d ऑर्बिटल है। ठीक है। इसमें 1 2 3 और 4। अब है क्या? कॉपर के s के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और डी के पास थे 9 इलेक्ट्रॉन्स। डी के पास थे 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉपर की एक्चुअल शक्ल थी, ये कॉपर की एक्चुअल शक्ल थी। 3d9। एस ने क्या किया? इस पे रहम खाया। एस ने क्या किया? इस पे रहम खाया, और इस अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसने किसको दे दिया? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसने डी को दे दिया। अब डी क्या हो गया भैया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन एस से आया है। तो जब कॉपर +1 बनेगा, कॉपर जब भी +1 बनाएगा, एस का वो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया, तो डी ऑर्बिटल कैसा नजर आएगा? कंप्लीटली फिल्ड। तो ये कलरलेस कहलाएगा। ये कौन सा होगा? कलरलेस होगा। ये कौन सा होगा? कलरलेस होगा। लेकिन कॉपर का एस ऑर्बिटल जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, चल बेटा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर, तो ये जैसे ही +2 बनाएगा, तो +2 का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पे डी में 10 में से 9 बाकी रह जाएंगे, और कॉपर +2 ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएगा, कलरफुल कंपाउंड बनाएगा। जिंक के केस में क्या होगा? जिंक के केस में डी ऑर्बिटल के पास अपने 10 इलेक्ट्रॉन है। जिंक वाले केस में डी ऑर्बिटल के पास, जिंक वाले केस में डी ऑर्बिटल के पास अपने जाती 10 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, जिंक वाले में एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक के केस में एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी के पास जाती अपने अपने 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट्स इनफ। जिंक में डी ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे लोन पेयर हैं।
तो ये जो +2 आएगा ये कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा ये कभी कलरफुल कंपाउंड नहीं होगा, ये हमेशा कलरलेस कंपाउंड होगा। इस हाईलाइट का मतलब क्या है कि जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है हर जगह पे, येलो हाईलाइट मतलब है, अल्लाह अकबर, येलो हाईलाइट का मतलब है, येलो हाईलाइट का मतलब है नॉन कलरलेस कंपाउंड। आसान लफ्जों में येलो हाईलाइट का मतलब है कलरलेस कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, हाफ फिल्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, पार्शली फिल्ड होता है लेस स्टेबल होता है। ठीक है, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, पार्शली फिल्ड आर लेस स्टेबल। ठीक है, तो अब हर एलिमेंट, अब जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहां से लेके यहां तक, जो कभी कलरलेस कंपाउंड बना रहे हैं कभी कलरफुल कंपाउंड बना रहे हैं, तो इन सबको ट्रांजिशन कहेंगे। वो एलिमेंट जो कभी भी कलरफुल कंपाउंड नहीं बना सकता उसको आप बोलोगे नॉन टिपिकल। इसको आप क्या बोलोगे? नॉन टिपिकल, क्योंकि ये कभी भी नहीं बना सकता। और वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन के घर पे रहते हुए धड़ल्ले से बोले मैं तो कभी जिंदगी में नहीं बनाऊंगा, उसको आप बोलोगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। उसको आप क्या बोलोगे? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको बेटा कभी भी जिंदगी में बनाना नहीं होगा। यहां से आपने सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना होगा, आपको एमसीक्यू में या तो बोलेगा कौन सा सूडो ट्रांजिशन है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा भाई डी ऑर्बिटल में, अगर लेट सपोज आपसे पूछे, अगर आपसे पूछ ले Fe+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+2 में डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, Fe+2 में डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो आप बैठे बैठे 1 मिनट में Fe की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करोगे। Fe का आप बोलोगे मतलब होता है 26, 26 का मतलब है 4s2 कॉमा 3d6। जब इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो डी में कितने बाकी रह जाएंगे, डी के अंदर बाकी रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी के अंदर कितने बाकी, ये सवाल पूछ सकता है कि Fe+2 में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Mn+2 में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। तो यहां से हमें क्या करना है मेरा बेटा, यहां से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना है। ये थोड़ा सा भारी कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैंने वर्बली बारी बारी इसलिए समझाया है कि आपको समझ में आ जाए कब कौन सा ऑर्बिटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कब कौन सा ऑर्बिटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है जो क्या कहलाता है आपसे, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, ये उसने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इससे पीएमडीसी में सवाल उसने पूछा हुआ था कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से बिलोंग करता है ये सवाल, इसलिए वो आपको पीएमडीसी में पूछ सकता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर वाला सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। तो भाई 3 किस्म के मैग्नेट दुनिया में आपने पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर। एक आपने पढ़ा होगा पैरामैग्नेट, एक आपने पढ़ा होगा डायमैग्नेट, और एक आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेट। पैरामैग्नेट का मतलब क्या होता है? सर ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सॉरी ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो वीकली अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स मैग जो वीकली अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई मेटल अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेट। ठीक है, और अगर वही मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं हो रहा या वीकली बहुत हल्का सा रिपेल होता है, वीकली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होता है, तो उसको आप बोलते हो डायमैग्नेट, जो मैग्नेट नहीं होता। ठीक है, डायमैग्नेट। लास्ट एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेट,
पैरामैग्नेट में थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होना, लेकिन अगर पैरामैग्नेट का एक्सट्रीम केस हो या आसान लफ्जों में परमानेंट मैग्नेट हो, परमानेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, माफ कर दीजिएगा, परमानेंट मैग्नेट हो, तो उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट। अब ये मैग्नेटिज्म किस चीज पे डिपेंड करती है, अभी हम बता देते हैं। आपने फिजिक्स के अंदर चार्ज पढ़ा है चार्ज, फिजिक्स के अंदर चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिजिक्स में चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है, कोई भी मूविंग चार्ज होता है, तो वो मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब अगर कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर आएगा, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो वो रिपेल होगा। ठीक है। और इसी तरह आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो मूविंग चार्ज होता है, या तो वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। एक वीक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है मूविंग चार्ज। कोई मूविंग चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, हर मूविंग चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, साथ साथ एक कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसा ही है। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो कवारे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अकेले होते हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेसिकली एक मूविंग चार्ज हैं। और मूविंग चार्ज होने का मतलब है वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरामैग्नेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेट। अभी सुनते रहिएगा। जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शादीशुदा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों अपनी मैग्नेटिक फील्ड को नल्लीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। नल्लीफाई देयर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डाई मैग्नेट। ये डाई मैग्नेट कहलाते हैं। जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाई मैग्नेट कहलाते हैं। और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरा मैग्नेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरा मैग्नेट। अभी पूरी बात समझते रहिएगा, अभी आगे चैंपियन मत बनिएगा। अभी से मेरी बात समझते रहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, शाबाश। मतलब सर, एक बच्चा आगे बढ़ गया, वो कह रहा है सर, मतलब पैरा मैग्नेटिज्म जो होगा या पैरा मैग्नेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। जो पैरा मैग्नेट होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं जिंक की बात करूं, तो जिंक हैविंग 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1s2 कॉमा 2s2, इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिख रहा। जिंक के पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, जो जिंक का, या जिंक भी छोड़ें, जिंक की ऐसी की तैसी, अगर डी ऑर्बिटल की ऐसी शक्ल है, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², DZ²। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें दोबारा से गंदाई करनी है। इसको मैं नहीं किया कॉपी, इसको आपके भाई ने किया पेस्ट। सुनिएगा जरा। अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 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 दो इलेक्ट्रॉन्स, मुझे बताइएगा हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले एग्जाम्पल में? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? जीरो। तो ये डायामैग्नेट होगा, पैरामैग्नेट होगा, या फेरोमैग्नेट होगा? ये क्या होगा?
सो सर ये डायमैग्नेट होगा, शाबाश, ये डायमैग्नेट कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सर ये दूसरी एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें तो यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये क्या कहलाएगा सर? आपका पैरामैग्नेट कहलाएगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या कहलाएगा आपका? पैरामैग्नेट कहलाएगा। और पैरामैग्नेट के बाद ये फेरोमैग्नेट भी कहलाएगा। एक्सट्रीम केस है, यस। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मेरे पास? मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं ना। तो ये फेरोमैग्नेट कहलाएगा। पैरामैग्नेट का मतलब होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। दिस इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेट कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? Mn+2 is what? Mn+2 is what? पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट, डायामैग्नेट, नंबर बी फेरोमैग्नेट, नंबर सी पैरामैग्नेट, नंबर डी नन। तो अब इसका सवाल आप लोगों ने जवाब कैसे देना है? आपको Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मैंने कहा ना 10 आपको लाजमी याद रखनी है। तो Mn+2 का मतलब होता है सर, Mn+2 का मतलब है सर, Mn के पास टोटल 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी माय बैड, Mn के पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 25 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 4s2, 3d5। ठीक है, 4s2, 3d5। जब इस पे +2 चार्ज आया, तो +2 चार्ज आने का मतलब इसने अपने 25 किस में चेंज हो गया? 25 चेंज हो गया 23 में। और +2 से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 0 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मैक्सिमम केस ऑफ पैरामैग्नेट, दिस विल बी कॉल्ड एज फेरोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेट कहेंगे। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो कहलाती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। एटॉमिक साइज है, बहुत सारी और भी चीजें इसमें होती है जो इन्होंने नहीं दी, जो हमारे पास से इन्होंने हटा दी हैं। मतलब इन्होंने प्रॉपर्टीज नहीं बताई, बहुत सारी चीजें खा गए। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं इसके बनते हैं। तो जब वो इन चीजों को खा गए हैं तो हम जबरदस्ती इन चीजों के अंदर नहीं घुसते। ठीक है। बेटा फेरोमैग्नेट ऐसे हुआ कि डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो सकते, उसमें एक पेयर हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने का मतलब ये फेरोमैग्नेट हो जाएगा, मैक्सिमम केस ऑफ मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें ना कुछ कंपाउंड के नाम कभी कभार वो पूछ लेता है। कभी कभार वो बोल देता है भाई ये मुझे बता दो कि ये कंपाउंड के नाम क्या होते हैं। वैसे इसने टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन कभी कभार वो बोल देता है कि मुझे इसके नाम बता दो। पैरामैग्नेट कब होगा? अभी देख लेते हैं पैरामैग्नेट कब होगा भैया। ये हमारे निकम्मे प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे। Fe+2, Fe+2 के केस में क्या होगा? Fe+2 का मतलब ये होगा सर, Fe+2 का मतलब ये होगा, Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका आपने निकाल दी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो पीछे कितने रह जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन। दो क्यों निकाल दी? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए +2 चार्ज, 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। 24 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा सर? 4s0, 3d4, ऐसा ही है, ये बनेगा। इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? ये मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो फिर कुछ बच्चे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। देखें जी, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? Fe का मतलब होता है 26, 26 का मतलब होता है 4s2, 3d6, ये होता है इसका मतलब।
अब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, Fe+2 कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 24। 24 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसने s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 4s0, 3d6 रह जाएगा। अब 3d6 का मतलब क्या होगा? dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz²। आइए देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। क्या ये मैग्नेटिज्म शो करेगा? यस और नो? ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, नो। क्या ये करेगा? यस सर, ये सारे करेंगे। तो ये मैक्सिमम केस तो नहीं हुआ ना, ये मैक्सिमम केस तो नहीं हुआ, ये बस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये क्या होगा? पैरामैग्नेट। पैरोमैग्नेट कब होगा? अब जरा मुझे बताइए। अब मुझे, अब पूछ ही लिया तो बता भी दे मुझे। Fe+3 का नेचर क्या होगा? Fe+3 का नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट या डायमैग्नेट? अब जिस बच्चे को नहीं आ रहा ना, फिर वो बेटा दुआ के लिए जल्दी से बैठ जाए, टाइम बहुत अच्छा है, कबूलियत का वक्त चल रहा है ये बिल्कुल। कैसे पता चला? सर Fe+3 का मतलब, शाबाश। Fe+3 का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब Fe+3 वुड बी फेरोमैग्नेट। Fe+3 हमारे पास क्या होगा? फेरोमैग्नेट होगा। और इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। आयरन का जो आयरन होता है, आयरन हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, तो Fe+3 होता है। Fe+3 हमारा क्या हो जाएगा? परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। चलेंगे। अब इसके बाद एक नॉमेनक्लेचर का छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार पेपर में आ जाता है, तो एक दो सवाल की एग्जांपल कर लेते हैं, वो एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा नाम कैसे लिखना है। लेट सपोज आपसे वो कहता है भाई K4FeCN6, K4FeCN6 का नाम बताइए, क्या नाम होगा? तो ये इसका नॉमेनक्लेचर कहलाता है, इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूजिंग IUPAC। IUPAC मेथड को यूज करें और नॉमेनक्लेचर कर दें इसका। अब नॉमेनक्लेचर करने से पहले ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो कुछ बातें क्या होती हैं? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें बना होता है, जो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है भैया कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम होता है, अब ये नाम बताते जा रहा हूँ, ये नाम सुनते रहिएगा बस अभी फिलहाल। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर दो चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन स्फेयर में? दूसरी चीज कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन स्फेयर में? लिखते हैं जरा। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो पहली चीज होती है उसको हम कहते हैं, आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो पहली चीज होती है वो होता है मेटल एटम, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो दूसरी चीज होती है उसका नाम होता है लिगेंड्स। LIGANDS। ये लिगेंड्स कौन होते हैं? इनकी आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूँ फिलहाल, वही किताब में मुश्किल करके लिखी हुई है, वही हर जगह फिट हो जाती है।
ये वो बंदा होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के खाली घर में अपना इलेक्ट्रॉन लाके रखता है। लिगेंड कौन होता है? दोबारा बता रहा हूं, लिगेंड वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लाकर रखता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कहाँ डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम की खाली जगह पे। लेट सपोज भाई आपके मोबाइल में फोटोज थी आपकी बहुत सारी, बहुत सारी आपने सेल्फीज लेके रखी हुई थी, अब मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, तो व्हाट विल यू डू? अब क्या करोगे? फोटोज तो डिलीट नहीं करोगे, वो तो जान से ज्यादा चीज है। तो उसको आप कहीं और जाके सेव कर दोगे ताकि मोबाइल की मेमोरी खाली हो जाए, या उसको आप क्लाउड पे डाल दोगे, या उसको आप कंप्यूटर पे डाल दोगे, या उसको किसी यूएसबी में रखोगे, कहीं शिफ्ट कर दोगे उसको। ऐसा ही है। तो इसी तरह सेंट्रल मेटल एटम पे लाके जो, तो आप, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल खत्म नहीं हुई। आपने क्या किया? अपनी फोटोज उठाई, एक जगह से निकाली और दूसरी जगह पे डाल दी। तो आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो आप कहलाओगे लीगेंड। केमिस्ट्री की जबान में आप कौन होगे? लीगेंड, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे रख दिया। तो लीगेंड वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लाते हैं और सेंट्रल मेटल एटम पे रख देते हैं। दे आर कॉल्ड एज लीगेंड्स। वो क्या कहलाते हैं? लीगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब जब इसका नाम लिखने जाते हैं, बस बेटा खत्म हो गया, खत्म होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक दो मैं इसलिए एग्जांपल करवा रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें आ गया तो आप इस ऑप्शन में से नाम तो जज कर सकते होगे ना। वैसे कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो इसकी प्रैक्टिस इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो? जो भी देखो भाई, NaCl में क्या किया आपने? NaCl का नाम क्या होता है मुझे बताएंगे? NaCl का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? NaCl का क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। सर सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं कहते? सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं कहते? सर इसलिए, इसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाता है हमेशा, फिर नेगेटिव वाले का नाम लिखा जाता है, तब जाके ये सोडियम क्लोराइड बनता है। हमेशा पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव वाले का नाम लिखा जाएगा। तो इसी तरह, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड कहलाता है। तो यहां पर भी जो पहले लिखा हुआ होगा ना पॉजिटिव वाला, उसका नाम आपने चुपचाप लिख देना है। पहले कौन लिखा हुआ है? पोटेशियम। तो आपने यहाँ पे पोटेशियम कह दिया। ऑल दो इसको पोटेशियम पढ़ते हैं, पोटेशियम कहना गलत है। ठीक है, ये पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम पहले आपने लिख दिया। फिर इसके बाद आप दाखिल हो गए कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। आप दाखिल हो गए नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में कितने लोग मिलेंगे? याद दिलाएं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर में कितने लोग मिलेंगे? दो। कौन कौन? कौन कौन? सेंट्रल मेटल एटम और लीगंड। सेंट्रल मेटल एटम और लीगंड। सबसे पहले आप लीगंड का नाम लिखते हो। सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो? लीगंड का नाम लिखते हो। यहाँ पे लीगंड कौन है? सर मैं एक एक को अलग अलग से लेबल करके बता रहा हूं। यहाँ पर ये लीगंड है, यहाँ पर ये कौन है? आपका लीगंड है। और लीगंड यहाँ पे कौन है? CN। लीगंड यहाँ पे कौन है? CN। CN का मतलब होता है साइनो। जो भी नेगेटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, CN पे -1 चार्ज है, तो ये आपका कहलाएगा साइनो। अब ये कितनी बार मौजूद है? सर 6 दफा मौजूद है। तो इसका नाम लिखोगे पोटेशियम हेक्सा साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। क्यों? क्योंकि कितनी बार मौजूद है सर? ये 6 बार मौजूद है। ये कितनी बार मौजूद है? 6 बार मौजूद है, तभी आपने इसको 6 बार लिख दिया। फिर सर लिगेंड का नाम लिख दिया। अब इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe। Fe का मतलब होता है आयरन। Fe का मतलब क्या होता है बेटा? आयरन होता है। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन होता है। अब आयरन यहां पर नहीं लिखा जाता। जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर नेगेटिव वाले हिस्से का पार्ट हो,
देखें भाई, जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें एक पॉजिटिव हिस्सा होता है और एक नेगेटिव हिस्सा होता है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर, आई रिपीट, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर या तो शुरू में आएगा, शुरू में आने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन स्फेयर आखिर में आएगा, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर शुरू में आए, बता रहा हूँ ये कैसे पता चला, बता रहा हूँ, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है +4, तो ये होगा -4, ये क्या होगा -4, ठीक है। जब भी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा वैसे ही लिखा जाता है जो उसका इंग्लिश नेम होता है। लाइक आयरन है, आयरन इज द इंग्लिश नेम। लाइक Fe, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। लेकिन अगर आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये नेगेटिव एन आइन का पार्ट है, नेगेटिव वाले का पार्ट है, तो सेंट्रल मेटल एटम का इंग्लिश नेम नहीं बल्कि लैटिन नेम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, लैटिन नेम। लाइक कॉपर है, CuPPR, कॉपर है, कॉपर का इंग्लिश नेम कॉपर होता है, लैटिन नेम होता है क्यूपरेट, क्यूपरेट। लैटिन नेम बेसिकली कॉपर ही होता है, लेकिन आखिर में एट लगा देते हैं। आखिर में क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। मैग्नीज का लैटिन नेम क्या होता है, मैग्नीज ही होता है, लेकिन एट लगा देंगे तो मैग्नेट हो जाएगा। तो आयरन का जो लैटिन नेम है वो फेरस होता है, तो हम आखिर में एट लगा देंगे तो इसका नाम बन जाएगा फेरेट। आखिर में एट लगा देंगे, ATE, तो इसका नाम बन जाएगा फेरेट। अच्छा बेटा, ये मैं खाली रिकॉल करवा रहा हूँ उन बच्चों को जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत समझा हुआ है। लेकिन इन केस अगर आपको टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल कोरे हो इसमें, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, रिकॉर्डिंग 1.0 पे जाओगे, तो वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मैंने पूरा डिटेल लेक्चर में इसको समझाया हुआ है। सर अभी क्यों नहीं समझा रहे, ये चांस बेस पर है कि आ सकता है, चांस बेस पर है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं आता, ठीक है। और अगर आता भी है ना, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट होता है, आप ऑप्शन में घूमते हो तो आप बता देते हो क्या करेक्ट आंसर है, वो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें कोरे हो, यू वांट टू बिकम अ चैंपियन, तो बेटा रिकॉर्डिंग 1.0 में ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में जाके आप जाओगे, वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपको इसकी रिकॉर्डिंग नजर आ जाएगी, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसको देखना आपको बेसिक टू एडवांस क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि आपको थोड़ी बहुत हिंट आती है, मैं खाली बता रहा हूँ बेसिक बेसिक रूल। तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट पे कहानी खत्म नहीं हुई, इसके आगे नंबर भी लगता है एक। वो नंबर क्या लगता है, दोबारा बता रहा हूं इसको, K4FeCN6। तो इसके ऊपर एक नंबर भी लगता है, वो नंबर क्या होता है भाई, जरा गौर से देखिएगा। के है, के का मतलब है +1, 4 दफा के है तो ये +4। इस +4 को बैलेंस करने के लिए इस स्फेयर पे जो चार्ज होगा वो -4 होगा, स्फेयर के ऊपर चार्ज होगा -4 होगा। आयरन के ऊपर आपने चार्ज निकालना है, क्या होगा, CN एक दफा है तो -1, 6 दफा होगा तो -6, CN के ऊपर -6। आयरन के ऊपर ऐसा क्या नंबर रखा जाए कि 6 और वो सॉल्व हो तो आंसर फाइनल -4 आना चाहिए, क्योंकि घर के ऊपर जो चार्ज है वो -4 है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज -4 है, तो इसके अंदर जितने भी बंदे होंगे उन सबका सम -4 के बराबर होना चाहिए। तो आयरन के ऊपर आप +2 रखोगे तो -6 +2 आंसर क्या बनेगा, -4। तो आखिर में आप यहाँ पर +2 भी लगाते हो, ये जाके इसका पूरा नाम कंप्लीट होता है, ये जाके इसका क्या नाम होता है, पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, तो रिकॉर्डिंग को देख लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैंने नाम किस तरीके से लिखे हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, एटॉमिक मासेस याद नहीं करने की जरूरत। बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इनफ है अच्छी तैयारी के लिए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि उसके अंदर भी डंडी मारना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह MCQs कवर करें। अ, आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कवर किया, छोटा सा टॉपिक था लेकिन डिटेल टॉपिक बहुत है, इसलिए इसको बेटा हमें टाइम लग गया, पढ़ा हमने थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत डिटेल में जाके पढ़ा है तो हमें इसमें टाइम लगे। जी बेटा, क्लास को हम ये पेंड करते हैं आज के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ चीज़ों की। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, TPP अपलोड कर दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम इसके MCQs करेंगे, तो जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।